नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कोरोना का ब्लैक अटैक, जी हां, इसी के बारे में आपको बताएंगे। कोरोना के कहर के बीच में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोविड के इलाज में स्टेरॉइड्स के गलत इस्तेमाल से इसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे साथ में मौजूद एक्सपर्ट से हम जानेंगे ब्लैक फंगस के खतरे से आखिर कैसे निपटा जाए, कितना घातक है ये, और कोरोना के साथ इस नई बीमारी को आखिर कैसे मात दी जा सकती है। उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजी से पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। स्टेरॉइड के गलत इस्तेमाल से बढ़ रहा है खतरा। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो कोरोना से मचे कोहराम के बीच फंगल इन्फेक्शन यानी म्यूकरमाइकोसिस के मामले भी तेजी से खतरे का अलर्ट दे रहे हैं। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस ज्यादा मिलने से हेल्थ एक्सपर्ट्स के माथे पर बल पड़ते जा रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। स्टेरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फंगस इन्फेक्शन पहले बहुत रेयर था। ये सिर्फ उन लोगों में नजर आता था जिनका शुगर बहुत ज्यादा हो, इम्यूनिटी कमजोर हो, या फिर ये कैंसर के ऐसे पेशेंट्स में भी दिखता था जिनकी कीमोथेरेपी चल रही हो। लेकिन अभी इसके ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स में फंगल इन्फेक्शन के 23 मामले हैं। इनमें से 20 अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और 3 कोरोना नेगेटिव हैं। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां फंगल इन्फेक्शन के 400 से 500 केस हैं। फंगल इन्फेक्शन आंख, नाक, गला, फेफड़े पर हो सकता है। इससे आंखों की रोशनी, नाक से ब्लड, और अगर फेफड़े में पहुंच गया तो सीने में दर्द और फीवर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड्स के गलत इस्तेमाल से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। डायबिटीज के साथ कोरोना इन्फेक्शन वालों को अगर स्टेरॉइड दिया जा रहा है तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहेगा। इसीलिए स्टेरॉइड्स का मिसयूज कम करना होगा। माइल्ड इन्फेक्शन वाले मरीजों और ऐसे लोगों को जिनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है, उन्हें स्टेरॉइड्स देने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टेरॉइड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टेरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टेरॉइड नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। जानकारों के मुताबिक ब्लैक फंगस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। चेहरे के सीटी स्कैन से इसके संक्रमण का पता चल जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए, जैसे कि पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, जैसे कि कोई कैंसर वाले पेशेंट्स हो गए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है पोस्ट मैलिग्नेंसी, तो ये सारे मरीज में इम्यूनिटी कम होने के वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस मरीजों की मुसीबतें बढ़ा रहा, जिसमें काले रंग की फंगस नाक, आंख और दिमाग में फैलकर मरीजों की जान मुश्किल में डाल रही है। टीम न्यूज नेशन। तो कोरोना की स्थिति तो है ही सबसे ज्यादा खतरनाक, लेकिन अब ब्लैक फंगस की भी मुश्किल अब बढ़ती जा रही है, उसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इससे जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं आपके मन में, उनके जवाब हम जानेंगे। मेरे साथ में खास डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट्स मेरे साथ में हैं, डॉक्टर आशुतोष सिंह और डॉक्टर एल तोमर। हम उनका रुख करें, लेकिन उसके पहले समय की एक बड़ी खबर आपको बताते चले। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में 24 मई तक लॉकडाउन और एक्सटेंड किया गया है, बढ़ा दिया
दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के केस फिलहाल कम हुए हैं, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। कुछ देर पहले उन्होंने ये बात इसके संकेत दिए भी थे। वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। दिल्ली में संक्रमण की दर 10% हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने खुशी भी जाहिर की, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है, अब वो फीसदी कम हुई है। 10% तक ही अब कोरोना संक्रमण की दर रह गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में करना है। इसी वजह से अब लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ाया गया है। 24 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। पहले जो लॉकडाउन कम था, अब उसे बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया है। वैक्सीन की कमी जिस तरह से दिल्ली में रही है, इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार कहती भी रही है, केजरीवाल सरकार कहती रही है, लेकिन अब इसको लेकर एक पत्र भी केंद्र सरकार को लिखा है। ये बात खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। अब दिल्ली में जो लॉकडाउन है वो 24 मई तक रहने वाला है। दिल्ली में संक्रमण दर 10% तक हुई है। जिस तरह से स्थिति है, उसको और कंट्रोल में करने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। मुझे कुछ एक आध शिकायतें मिली थी कल परसों में कि जो हम वीडियो के ज़रिए बात कराते हैं लोगों की, कि अगर कोई पेशेंट है वो अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है। इस वक्त हम समझ सकते हैं कि जो पेशेंट हैं, अगर उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलती है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक तरफ रिलेटिव्स उसके जो हैं वो बड़े टेंशन में होते हैं कि हमारे पेशेंट का क्या चल रहा है। पेशेंट भी अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है। तो ये सर्विस हमने शुरू की थी जिसमें कुछ बाधाएं आ गई थी, तो उसकी मुझे एक आध शिकायत मिली थी, अब वो ठीक कर ली गई हैं। अभी मैंने खुद कुछ पेशेंट्स के साथ बात की है और जो भी अड़चनें थी वो सारी अड़चनें पूरी कर ली गई है। तो पूरी उसके साथ सब डॉक्टर्स, सब नर्सेज, सब लोग लगे हुए हैं। दूसरा कि कल सुबह लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था, उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखा आपने, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कोरोना का खतरा, ब्लैक फंगस का खतरा, स्थिति को देखते हुए कई जगहों पर अब लॉकडाउन या कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में दो खास डॉक्टर्स का पैनल है। डॉक्टर आशुतोष सिंह, हेल्थ एक्सपर्ट, और डॉक्टर एल तोमर, मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर, मेरे साथ में हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। इस दौरान हम अपने दर्शकों को बताते चले, ब्लैक फंगस को लेकर न्यूज नेशन आपके सवालों के जवाब दे रहा है, जो आपके मन में सवाल है। सबसे पहले मैं डॉक्टर एल तोमर आप ही से समझना चाहूंगी, एक तरफ कोरोना का डर तो था, लेकिन जब से ब्लैक फंगस की बात सुनी है, लोगों के मन में एक दूसरा डर सामने आ गया कि आखिर ये ब्लैक फंगस कैसा होगा, आखिर इससे कैसे निपटा जाएगा, क्या ये उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा जितनी ज्यादा दूसरी वेव नजर आ रही है, तीसरे वेव का भी डर है। आखिर इसके लक्षणों को कैसे समझा जाए, ब्लैक फंगस शुरुआती तौर पे कैसे इंपैक्ट करता है बॉडी पे? देखिए, ब्लैक फंगस एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है और एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। इसके स्पोर्स नॉर्मली स्किन में, आसपास में, ओरल म्यूकोसा में या आसपास के सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही रेयर इन्फेक्शन वैसे देखा जाता है, लेकिन अभी इसके केसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ये इन्फेक्ट कहाँ कर सकता है? ये सिर्फ उन केसेस में इन्फेक्ट कर सकता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मींस जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट जैसे कोरोना हुआ, स्टेरॉइड का इंडिस्क्रिमिनेट यूज, हायर डोजेज में स्टेरॉइड यूज किए जा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। तो जो नॉर्मल इन्फेक्शन है वो भी ग्रो करने लगता है, वो इन्फेक्ट करने लगता है। तो इसकी जो इंसिडेंस है इस कोविड वाले केसेस में, जो कि स्पेशली स्टेरॉइड पे हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, डायबिटिक हैं, या कोई रिमेटॉइड या कोई इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट्स पे चल रहे हैं, या कैंसर वाले पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट में इस तरह की का इन्फेक्शन देखने में आ रहा है और इंसिडेंस भी काफी बढ़ रही है। बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है ये। अगर ये फंगस अगर ग्रो करने लगता है तो ये नाक में जा सकता है, नोज के साइनसेस में जा सकता है, आईज में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है।
अगर नेजल साइनसेस में इसका इन्फेक्शन होता है तो इसकी मोर्टेलिटी इज वेरी हाई। आप समझ लीजिए कोई भी इन्फेक्शन ये होता है तो इसकी मोर्टेलिटी 50% से लगभग 50% बिल्कुल से डॉक्टर ज्यादा तोमर, होती है। दरअसल लोगों के मन में सवाल ही यही है, जिस तरह के केसेस अभी हम देख रहे हैं, लोगों की आंखों में अभी से इन्फेक्शन की स्थिति देखने को मिलती है। कई लोगों की ये भी खबर आ रही है कि उनके आईसाइट इतनी ज्यादा वीक हो गई कि उनका विजन पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि एक तरफ स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को लेकर बात कही जा रही है कि उसका इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन जो मैक्सिमम मेडिसिन हैं उनका कहा जाता है कि उसमें स्टेरॉइड्स का हिस्सा होता ही है। तो ऐसे में आखिर कैसे बचा जा सकता है? अगर ब्लैक फंगस है, उसके सिम्टम्स नजर आते हैं, तो कैसे उसका बचाव पॉसिबल है? ब्लैक फंगस मेनली होता है इम्यून कंप्रोमाइज में, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, फिर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, और स्टेरॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम ऑफ स्टेरॉइड, ड्यूरेशन एंड डोज ऑफ स्टेरॉइड। जो स्टेरॉइड का रोल आता है मॉडरेट डिजीज में, जिसमें हमें लगता है कि लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इनिशियल स्टेज में जब वायरस प्रोलिफरेट करता है उस स्टेज में हमें स्टेरॉइड अवॉइड करना है। इट मींस टाइमिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आफ्टर डे 5 हमें स्टेरॉइड इंट्रोड्यूस करना चाहिए एज पर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट। सेकंड थिंग इज डोज। जहां हमें लगता है मॉडरेट डिजीज है, पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, अगर स्टेरॉइड देना भी है तो लो डोज में देना है। और उसके साथ में अगर पेशेंट डायबिटिक है, इम्यून कंप्रोमाइज है, पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यून सप्रेसिव एजेंट पेशेंट को मिल रहे हैं, तो उसमें शुगर कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है तो फंगस के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट, और जब शुगर लेवल रेज होगा तो उसमें फंगस इजीली ग्रो करता है, जो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। इनिशियल स्टेज में जैसे नोज को इन्वॉल्व करेगा, उसमें नोज से ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फ्लामेशन होगा, ब्लैक स्पॉट्स नेजल ब्रिज पर मिलेंगे। लेटर ऑन पैरानेजल साइनस को इन्वॉल्व करेगा, फेशियल स्वेलिंग आ सकती है, ऑर्बिट को इन्वॉल्व करेगा। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, जिस तरह से आपने शुगर के मरीजों की बात की, तो मैं चाहूंगी इसका जवाब भी आप ही मुझे जरूर बताएं कि क्या शुगर के मरीजों पर खतरा ज्यादा होगा ब्लैक फंगस का? इम्यूनिटी जिनकी वीक होगी, क्या शुगर के पेशेंट्स को ज्यादा प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? शुगर के पेशेंट्स में स्टेरॉइड यूज बहुत ही जुडिशियसली करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया शुगर पेशेंट में जहां ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा, अनकंट्रोल डायबिटीज रहेगा, साथ में अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, एसिडिक एनवायरनमेंट एंड रेज ब्लड शुगर एक बहुत अच्छा मीडिया होता है फंगस ग्रो करने के लिए। तो ऐसे पेशेंट में शुगर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उस शुगर पेशेंट में स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो बहुत ही जुडिशियसली हमें यूज करना है, और डोज ऑफ स्टेरॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट शुगर पेशेंट में, जिससे कि उनका ब्लड शुगर डिरेंज ना हो। एक नॉर्मल पर्सन में भी अगर हम हाई डोज स्टेरॉइड देंगे तो उसमें भी ब्लड शुगर डिरेंज हो जाता है, और अगर हम एक डायबिटिक पेशेंट में हम स्टेरॉइड दे रहे हैं तो उसमें शुगर कंट्रोल हमें बहुत ही ध्यान से करना होता है, अदरवाइज पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ बिल्कुल, यानी कि ये तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर तोमर, अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, क्या जो कोरोना से रिकवर हुए, सिर्फ उन्हीं को ब्लैक फंगस का खतरा है, या फिर जो नॉन कोविड पेशेंट्स रहे? क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिला है कि रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन ब्लैक फंगस का जरूर उन पे इम्पैक्ट नजर आया। तो ये इसको कैसे समझा जाए? क्या सिर्फ जो कोरोना पॉजिटिव रखे हैं उनको खतरा ज्यादा है? नैना जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जो ये ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन है, ये जो फंगस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो अवेलेबल नहीं है, ये पूरे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। ये आपकी नॉर्मल म्यूकोसा में भी एग्जिस्ट करता है, ये आपके डस्ट में जो डैम्पनेस है पेड़ों के आसपास भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये इतना, इसका विरुलेंस इतना कम होती है, लो विरुलेंट फंगस है, ये यूजुअली इन्फेक्ट नहीं करता है। ये तभी इन्फेक्ट करेगा, ये अपॉर्चुनिस्ट है, जब आपका इम्यूनिटी कम होगी। तो यूजुअली तो इसके केसेस बहुत ही कम, रेयर देखने में आते हैं कि इतनी इम्यूनिटी कम नहीं होती है। लेकिन अभी जब कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है और इतना वाइड स्केल इन्फेक्शन है, और स्टेरॉइड का आप देख रहे हैं कि स्टेरॉइड का ही रोल ज्यादा इलाबोरेट किया जा रहा है, तो स्टेरॉइड कई बार इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, बहुत हाई डोजेस में स्टेरॉइड यूज हो रहा है।
तो डायबिटिक पेशेंट में शुगर एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाती है, बहुत शुगर बढ़ जाती है। अगर उसे टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाए तो इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है। ऐसे पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी पहले ही लो है और हम जो मेडिसिन दे रहे हैं कोविड पेशेंट्स में, टोकेलिजुमैब है, जो बाकी और मेडिसिन है वो भी सारी इतनी इम्यूनिटी कम करती हैं, तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी फंगस के ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये फंगस ग्रो करता है, इसीलिए इसके इतने ज्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल तो बच्चों को लेकर मैं पूछना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले आप चूंकि ये जो नॉन कोविड पेशेंट्स या फिर अगर इम्यूनिटी की बात हो रही है तो आप जरा ये भी मुझे समझाएं कि ये ब्लैक फंगस बॉडी के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लोगों को ब्रीदिंग के इस दौरान इश्यूज होते हैं, कहा जाता है साइनस में लोगों को जरूर दिक्कत हो सकती है, आंखों में या सर दर्द अगर होता है तो क्या वो भी ब्लैक फंगस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सर? फंगस से, लेकिन ब्लैक फंगस का रिस्क ज्यादातर जो इम्यूनिटी जिसमें बहुत ही डाउन हो गई है, जो स्टेरॉइड वाले पेशेंट हैं या जिसमें कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए हुए हैं, टोकेलिजुमैब है, बहुत ज्यादा आईसीयू में रहे हैं पेशेंट, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, नॉर्मल पेशेंट्स को इससे डरने का जरूरत नहीं है कि कोविड हुआ तो सबको फंगस डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो इसलिए डरने का जरूरत नहीं है कि कोई भी कोविड है तो उसे म्यूकोरमाइकोसिस फंगस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाएगी। सिर्फ जहां इम्यूनिटी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज है और स्टेरॉइड लंबे टाइम तक चल रहा है वहीं हो सकता है, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तो सर क्या छोटे बच्चों को भी खतरा है ब्लैक फंगस का, क्या उन्हें भी हो सकता है? छोटे बच्चों, जी नैना जी बहुत अच्छा सवाल है। छोटे बच्चों को इसका फंगस का इन्फेक्शन का खतरा उतना नहीं है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उन्हें कोई ऐसी मेडिसिन भी बहुत स्ट्रांग नहीं दी जाती हैं कि जिससे कि जो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो, तो उसमें बच्चों में फंगस का इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम है और ये स्प्रेड नहीं करता, ये कंटेजियस नहीं है। ये नहीं है कि अगर पेरेंट्स में किसी को हो गया या किसी के कॉन्टैक्ट में आ गए तो आपको हो जाएगा। अगर आपका इम्यूनिटी ठीक है तो आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। अपॉर्चुनिस्ट है, ये इन्फेक्शन तभी होगा जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन होगी, तभी ये इन्फेक्शन होता है। तो इससे इतना डरने बिल्कुल, यानी कि ये हम अपने दर्शकों को बताते चले कि अगर आपके मन में डर है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ब्लैक फंगस को लेकर अगर आप डर रहे हैं तो अभी बच्चों को लेकर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यस आपको एहतियात बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, अभी लोग डरे हुए हैं हर एक तरह से, ये लगता है कि कोरोना किस जरिए आपको चपेट में ले ले। अब तो ब्लैक फंगस का भी इसी तरह से खतरा है। ये कहा जा रहा था कि जो कोरोना है वो ये कहा जाए कि ड्रॉपलेट्स में है, हवा के जरिए भी फैल रहा है, तो क्या ब्लैक फंगस को भी ये कहा जाए कि ये भी हवा के जरिए फैल सकता है? देखिए ब्लैक फंगस हवा के जरिए फैलता है। ब्लैक फंगस तो नॉर्मली ये एनवायरनमेंट में फंगस रहता ही है। जैसी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, इम्यून सप्रेशन चल रहा है, कैंसर पेशेंट है, कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो नॉर्मली जो ये फंगस हमारे स्किन पर या एनवायरनमेंट में रहता है वो ग्रो करने लगता है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन को जिसकी इम्यूनिटी नॉर्मल है उसमें फंगस होने का रिस्क नहीं है। ये रिस्क तभी है जब इम्यूनिटी एकदम से डाउन होती है, जो कि कंडीशन हमने बताई है, ऐसा कुछ होता है तो फंगस का रिस्क होता है। दूसरी चीज अभी देखा गया, जैसे अब तो नॉर्मली घर में लोग ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, तो इसके लिए ये भी कई गाइडलाइंस अब आई हैं कि अगर जो ऑक्सीजन थेरेपी में हम जो ह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हैं, स्पेशली इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज डायबिटिक पेशेंट्स में, ह्यूमिडिफायर में जो वाटर यूज किया जा रहा है उसको ये बहुत ध्यान रखना है कि उसमें हमें या तो डिस्टिल वाटर यूज करना है या बॉइल्ड वाटर यूज करना है। तो उसमें नॉर्मल टेप वाटर, आरओ वाटर या बिस्लरी वाटर उसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी इस पर स्टडीज होनी है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहां से भी कंटामिनेशन आ सकता है। जो पेशेंट इम्यून कम्प्रोमाइज है, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, तो उसमें जो ऑक्सीजन दे रहे हैं ये बहुत ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिफायर के थ्रू या वाटर के कंटामिनेशन के थ्रू वहां से कोई फंगस इन्फेक्शन ना आ जाए। बट यस, अगर एक पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक है, नॉन डायबिटिक पेशेंट है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ही रेयर है, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ये केवल इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट में और जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उन्हीं में फंगल इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, स्पेशली जबकि अब स्टेरॉइड का इतना ज्यादा यूज हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर आशुतोष, कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो लोग सोशल मीडिया के जरिए भी पूछ रहे हैं, जैसे अब स्टीम अगर लेते हैं, इम्यूनिटी की बात हो रही है, अगर हवा में नहीं फैलता या फिर अगर इससे इम्पैक्ट, लोग स्टीम भी लेते हैं, तो क्या इससे बचाव स्टीम के जरिए भी किया जा सकता है, भाप के जरिए किया जा सकता है, या फिर ब्लैक फंगस से अगर बचना है तो भाप उसमें कारगर होती है?
देखिए सर, ब्लैक फंगस के जैसे मैंने बताया, फंगल स्पोर्स तो नॉर्मली हमारे एक नॉर्मल पर्सन में भी स्किन पर या हमारी नेजल म्यूकोसा में रह सकते हैं, बट वो ग्रो जी। नहीं करते। वो ग्रो कभी तभी करेंगे जब उनको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, शुगर लेवल हाई रहेगा, इम्यूनिटी वीक रहेगी, या रिस्क फैक्टर्स होंगे, इम्यून कंप्रोमाइज, कैंसर पेशेंट, इम्यून सप्रेसिव एजेंट हम दे रहे हैं पेशेंट को, उस कंडीशन में ही वो ग्रो करेगा। एक नॉर्मल पर्सन में अगर फंगल स्पोर्स है भी नोज में तो वो ग्रो नहीं करेगा, उनको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है शुगर कंट्रोल करना है, और जो भी रिस्क फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को मैनेज करना है। बिल्कुल, ये बहुत तो एक इम्पोर्टेंट normal है, person को लोगों को डरने की जरूरत समझना नहीं है। चाहिए कि वो घबराए नहीं, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तोमर, शुगर पेशेंट्स की तो बात हुई, लेकिन कहा जा रहा था कि जो खासतौर से कोरोना है, कोविड-19, हार्ट और किडनी के पेशेंट्स यानी जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ज़्यादा खतरा है। तो क्या ब्लैक फंगस का भी हार्ट और किडनी के मरीजों को इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या ये उसी तरह से जानलेवा हो सकता है जिस तरह से अभी हम कोरोना को देख रहे हैं? नैना जी देखिए, डायबिटीज का जहां तक सवाल है, डायबिटीज तो एक रिस्क फैक्टर है ही, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर है स्टेरॉयड, और तीसरा रिस्क फैक्टर है जो मेडिसिन देते हैं, जैसे हम टोक्लिजुमैब देते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत डाउन कर देते हैं। एक और फैक्टर होता है इसमें, जो जैसे कि आयरन का कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है, अगर जहां सीरम फेरिटिन लेवल बहुत हाई होते हैं, ऐसे केसेस में भी ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हार्ट पेशेंट से तो इसका कोई ज्यादा सरोकार नहीं है कि हार्ट डिजीज है तो हो जाएगा। किडनी या जो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं वो पेशेंट यूजुअली इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो जहां भी इम्यूनिटी वीक होगी और आप कोविड इन्फेक्शन होगा और स्टेरॉइड दिए जाएंगे, तो वहां पे ये जो बहुत ही लो विरुलेंस वाला फंगस है, यूजुअली जो फंगस होते हैं ना हाई विरुलेंट होते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन दूसरे को लग जाता है, तीसरे को लग जाता है, बट ये ऐसा फंगस है कि ये यूजुअली कंटाजियस नहीं है, एक से दूसरे पेशेंट को नहीं लगेगा। जहां पे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वहां ये स्प्रेड नहीं कर सकता, वहां पे ये डिजीज प्रोसेस नहीं कर सकता। ये डिजीज प्रोसेस वहीं करेगा जहां आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो है, वो किसी वजह से भी है, स्टेरॉइड लिया और इम्यूनिटी लो हो गया, कोविड इन्फेक्शन हुआ, फेरिटिन हो रहा है, उसमें जो सेल्स आपस में इम्यूनिटी की वजह से डैमेज होते हैं, फेरिटिन लेवल हाई हो जाता है, ऐसे केसेस में ये फंगस ग्रो करता है। इसीलिए इतने फंगस के केसेस, ब्लैक फंगस के केसेस लेकिन डॉक्टर तोमर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो लोग तरह तरह की चीजें भी अपनाते हैं, खासतौर से अगर आजकल तो देसी जो नुस्खे हैं वो तो अपना ही रहे, लेकिन एक और बात, लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर सवाल ये बार बार आता है डॉक्टर तोमर कि जब हम वैक्सीन लगवाते हैं वो कोरोना से एक तरह से आपके बचाव के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो क्या वो वैक्सीन आपको ब्लैक फंगस से भी बचाती है? क्या उसका भी बचाव है? और दूसरा सबसे अहम सवाल यही कि क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस है? देखिए, कोरोना से ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक तो है ही, क्योंकि कोरोना की मोर्टेलिटी तो 1% से भी कम है, लेकिन ब्लैक फंगस अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी मोर्टेलिटी 50% से ज्यादा है। मतलब 2 में से 1 पेशेंट ही सर्वाइव करेगा, और कुछ केसेस में जैसे ब्रेन या लंग्स में तो 75% से भी ज्यादा मोर्टेलिटी है। लेकिन वैक्सीन का या फंगस का कोई आपस में लिंक नहीं है। वैक्सीन फंगस से नहीं बचाता, और वैक्सीन का फंगस से कोई रिलेशन नहीं है, ना वो बचाता है ना वो प्रोड्यूस करता है। फंगस का जो रिलेशन है वो सिर्फ लो इम्यूनिटी से है। वो इम्यूनिटी चाहे कोविड इन्फेक्शन ना भी हो और भी किसी तरीके का कोई बीमारी है, स्टेरॉइड अगर इम्यूनिटी लो है, अगर स्टेरॉइड दिया जाएगा, अनकंट्रोल डायबिटीज होगी, वहां भी म्यूकोरमाइकोसिस फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ वाले केसेस में ज्यादातर, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो ऑक्सीजन दी जा रही है, उसमें जो ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी कोई भी फंगस है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, डैम्पनेस ज्यादा होती है, वो बढ़ता है। अगर एयर क्लीन नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है और ह्यूमिडिफाइड एयर है, उसमें ऐसे फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो वहां पे एनवायरनमेंट ज्यादा मिलता है। वैक्सीन से इसका कोई मतलब नहीं है, ना ये वैक्सीन इसको बचा सकती है। वैक्सीन नेचुरली कोविड इन्फेक्शन को बचाएगी, डिजीज का कम होगा सीवियरिटी, स्टेरॉइड का जरूरत ही नहीं होगी, स्टेरॉइड की जरूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल था कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर वैक्सीन या फिर कोरोना से बचाव के लिए, तो क्या ब्लैक फंगस से भी? डॉक्टर आशुतोष, इस बार ब्लैक फंगस को लेकर कहा जा रहा है जो आंखों पर इम्पैक्ट है, लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, तो क्या ब्लैक फंगस से बचने के लिए आई केयर जरूरी है? क्या आंखों को बार बार धोना चाहिए? उसको प्रिकॉशंस के लिए क्या करना चाहिए जिससे ब्लैक फंगस से बचा जा सके? प्लीज ये भी बताएं। देखिए, ब्लैक फंगस से सीधे आई में नहीं जाता, इसकी स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोज,
उसके बाद स्टेज 2 होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैरानेजल साइनस, फिर थर्ड स्टेज होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्बिट एंड फोर्थ स्टेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन। तो जब ये नोज से होते हुए पैरानेजल साइनस और ऑर्बिट तक पहुंचता है, उससे फिर जिसे हम बोलते हैं प्रोक्टोसिस होता है, हमारे आई के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है। तो मीन स्टेज 3 में अगर ये म्यूकरमाइकोसिस पहुंच गया है तो बहुत ही हाई रिस्क होता है। उसमें इमीडिएट अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, जिसमें कि मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में इमीडिएट पहले नेजर एंडोस्कोपी करके नेजल स्वाब लेकर या बिल्कुल, यानी कि सर हम इसे ये कहें कि अगर शुरुआती तौर पे अगर दिक्कत फील होती है तो उसको आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। माफ कीजिएगा सर, वक्त की कमी। डॉक्टर तोमर और डॉक्टर आशुतोष आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है ब्लैक फंगस से लेकर जो आपके मन में सवाल है उनके जवाब आपको जरूर मिले होंगे, इसीलिए एहतियात जरूर बरतिए, क्योंकि कोरोना जितना घातक है उतना ही ब्लैक फंगस का भी इंपैक्ट हो सकता है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।